हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल्स में। ये सीरीज एक बहुत लोकप्रिय वेब नॉवेल वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड की हिंदी ऑडियो बुक है। इस नॉवेल में कुल 6 किताबें हैं और सब किताबों को मिलाकर कुल 1200 चैप्टर्स हैं। ये वेब नॉवेल मेरी नहीं है और इसके कोई राइट्स भी मेरे पास नहीं हैं। मैंने बस अपने इंटरेस्ट के लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट करा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी हेल्प करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। ये वेब नॉवेल एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और साईफाई बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, पुनर्जन्म। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। यह फेंगमिंग का उठते ही पहला ख्याल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई चोट लग गई हो, जो इतनी बुरी तरह से दर्द कर रही थी मानो उसका सर फट जाएगा। जैसे जैसे उसे होश आया, उसने महसूस करा कि वो किसी घोड़ा गाड़ी पर सवार हो। उसका शरीर घोड़ा गाड़ी के साथ साथ उछल रहा था, जिसकी वजह से उसके सर के घाव में भी झटके लग रहे थे। दर्द इतना था कि कई बार उसकी सांस तक अटक गई। आंखें खोलकर उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपने चारों तरफ लकड़ी के तख्तों से बनी दीवार दिखी। उसके साथ उस गाड़ी में कई सफेद बाल और नीली आंखों वाले जवान लड़के थे। वो सब आंखें बंद करके अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उनमें से कोई भी उसकी तरफ देखने की परेशानी नहीं उठाना चाहता था। उसने अपने आप को गाड़ी की जमीन पर पड़ा हुआ पाया। लकड़ी से जमा देने वाली ठंड महसूस करते हुए फेंगमिंग को लगा कि उसका शरीर ज्यादा देर तक जमीन पर पड़ा रहना नहीं झेल पाएगा। ठंड से बचने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करी। उसी समय उसने अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस करा। वो दर्द एकदम अचानक से आया और अपने साथ कुछ अजीब स्मृतियों की बाढ़ सी लाया। फेंगमिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। लेलिन, लेलिन, होश में आओ। फेंगमिंग ने अपनी बेहोशी में सुना और ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोली। क्या ये पुनर्जन्म है? उसे अभी भी अच्छे से याद है वो एनर्जी रिएक्टर के धमाके से पैदा हुई आग की तेज लपटें, जिससे बचना वो भी सुरक्षा उपकरणों की कमी के चलते नामुमकिन था। उसके ऊपर इस तरह की लकड़ी के तख्तों से बनी गाड़ी उसकी पुरानी दुनिया में कलात्मक वस्तु की तरह संग्रहालय में रखी जाती हैं, इस्तेमाल तो कभी भी नहीं हो सकती। अपनी नई स्मृतियों को व्यवस्थित करने के बाद फेंगमिंग को अपने इस शरीर की और दुनिया के बारे में कुछ समझ में आया। यह दुनिया यूरोपियन मध्यकाल के युग के समय की है, पर इस दुनिया में उस युग से एक चीज ज्यादा थी और वो थी एक रहस्यमयी ऊर्जा की उपस्थिति, यानी एक जादुई शक्ति। इस शरीर के असली मालिक का नाम था लेलिन फैर्लियर और वो एक छोटे शाही परिवार का बेटा था। उसके परीक्षण में पाया गया था कि उसके अंदर एक जादूगर बनने की प्रतिभा है और उसके पिता विस्काउंट जॉन फैर्लियर ने पूरी तरह से अपनी पहचान का फायदा उठाकर उसे जादूगरों का छात्र बना दिया, जिसे एकोलाइट कहते हैं। ये घोड़ा गाड़ी जिस पर वो सफर कर रहा है वो जादूगरों के स्कूल जा रही थी। जिसने उसे जगाया वो एक लंबा लड़का था। उस लड़के की बड़ी आंखें मोटी भौं से घिरी हुई, जो कि उसकी लंबी सीधी नाक और उसके सुनहरे बालों के पूरक थी। हालांकि उसका चेहरे पर मासूमियत दिखती थी, जो कि उसके जवान होने को दर्शाती है, परंतु उसका शरीर काफी तगड़ा और बलवान था। वो बहुत मर्दाना दिख रहा था। फेंगमिंग को जागते हुए देखकर
वो खुशी से हंसने लगा। हा हा हा, लेलिन, आखिरकार तुझे होश आ ही गया। अगर तू थोड़ा सा भी और लेट उठता ना तो रात का खाना खो देता। आखिर तू भूखा नहीं रहना चाहेगा, है ना? फेंगमिंग अपनी आंखें नीची कर लेता है। थोड़ा सोचने के बाद उसे इस लड़के की पहचान हो ही जाती है। थैंक्स जॉर्ज। इस गाड़ी में बैठे सारे लड़के जादूगर बनने की प्रतिभा रखते हैं। जॉर्ज एक काउंट का सगा बेटा था और काफी लाडला भी। जब इसकी प्रतिभा के बारे में पता चला था तो काउंट ने काफी खर्चा करके और पहचान निकालकर इसको जादूगरों के स्कूल में भेजा था। एक काउंट, फेंगमिंग ने मन में सोचा। फेंगमिंग को लेलिन के पिता का याद आता है, विस्काउंट जॉन फैलियर। उसकी जमीन फेंगमिंग की पिछली जिंदगी में एक शहर के बराबर थी और उसके नियंत्रण में हजारों सिपाही थे। इस दुनिया में शाही दर्जा एक इंसान की खुद की ताकत पर निर्भर करता है। जॉर्ज के पिता एक काउंट हैं, जिसका मतलब उसके पास कई शहरों के बराबर जमीन होगी और उसकी सालाना कमाई कुछ हजार सोने के सिक्कों के बराबर होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉर्ज को बहुत मुश्किल हुई इस गाड़ी में जगह मिलने के लिए। फेंगमिंग को आश्चर्य होता है कि लेलिन के पिता किस तरह से उसके लिए वही सब करने में कामयाब हुए होंगे। फेंगमिंग इस सवालों के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक जोर का दर्द झटके से उसके सर में उठता है और उसके दिमाग में एक दूसरा सीन आता है। वो एक अंधेरे कमरे में है, अपनी पुरानी प्राचीनता से भरी हुई अलमारियों के बीच चारों तरफ धूल ही धूल है। हल्की सी रोशनी में जॉन फैलियर गंभीरता से उसे एक अंगूठी देते हैं, ये कहते हुए कि लेलिन मेरे प्यारे बेटे, ये हमारी फैलियर परिवार की खानदानी निशानी है, एक जादूगर का वादा। तुम्हारे दादाजी ने एक घायल जादूगर की मदद करी थी और उसके बदले उन्हें यह अंगूठी मिली थी। यह अंगूठी एक वादा है कि अगर कभी तुम्हारे दादाजी के खानदान के किसी बच्चे में जादूगर बनने की प्रतिभा हुई तो वो इस अंगूठी का इस्तेमाल किसी भी जादूगरों के स्कूल में मुफ्त में जाने के लिए कर सकते हैं। मैं ये तुम्हें दे रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि तुम फैलियर परिवार का नाम रोशन करोगे। वो अंगूठी। फेंगमिंग का हाथ अपने आप ही उसके सीने की तरफ जाता है। जैसे ही उसका हाथ उसके कपड़ों को छूता है वो कुछ ठोस सा महसूस करता है। अपने कपड़ों के नीचे उसकी अंगूठी अभी भी है। मन ही मन में चैन की सांस लेते हुए वो ये सोचता है कि फ्यू, या तो उन लोगों ने पहचाना ही नहीं कि ये कितनी कीमती है, या इसमें कुछ रोक लगी हुई है ताकि कोई इसे पहचान ना पाए। कोई भी वजह हो, ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने इसे नहीं चुराया। फेंगमिंग पिछले जन्म में एक वैज्ञानिक था। इसी वजह से जैसे ही उसके दिमाग में इस रहस्यमयी ताकत के बारे में आया तो उसका मन इस पर शोध करने का हुआ। इसके अलावा वो यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे जादूगर के स्कूल से भगा दिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी पहचान बताने वाली ये अंगूठी खो दी है। वैसे तो उसने इस शरीर को, यहां तक कि इस शरीर की सभी स्मृतियों को भी अपना लिया है, फिर भी वो लेलिन से काफी अलग है। उसके परिवार वाले, जिन्होंने उसके साथ कई साल बिताए हैं, वो आसानी से ये अंतर पहचान जाएंगे और उन्होंने धोखे से ये समझ लिया कि कहीं उस पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और इस आत्मा को भगाने के लिए वो इन जादूगरों को ले आए तो ये जादूगर जरूर ही सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं जादूगरों के स्कूल में चला जाता हूं तो जाहिर है कि कई साल तक मैं वापस घर नहीं लौटूंगा और कुछ सालों में तो कोई भी इंसान के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। वैसे भी ये जादूगर थोड़े अजीब और सनकी होते हैं, तो अगर कोई बदलाव ना हुआ तो वो ज्यादा अजीब होगा।
जैसे वो अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी एक ताकतवर और बड़ा हाथ उसे खड़े होने में मदद करता है। तू क्या सोच रहा है? जॉर्ज ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। फैंगमिंग ने जल्दी से अपने सर ना में हिलाया, पर फिर अपने सर को हाथ से पकड़ लिया। उसका सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। उसने अचानक से अपना सर घुमाया और जॉर्ज की तरफ देखा, जिसकी वजह से जॉर्ज का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे उसे किसी बहुत जहरीले सांप ने घूरा हो। फैंगमिंग ने अपनी भौं चढ़ाई और पूछा, भाई जॉर्ज, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ऐसे ही जमीन पर क्यों पड़ा रहने दिया? है मैंने देखा कि तू इतनी अच्छी नींद में सो रहा है, तो सोचा कि तुझे ऐसे ही पड़ा रहना अच्छा लग रहा होगा शायद। जॉर्ज ने घबराते हुए अपना माथा खुजलाया। हालांकि उसकी आंखों में साफ साफ उसकी चालाकी दिख रही थी। फैंगमिंग ने खतरनाक तरीके से जब उसे घूरा, तो उसने आखिरकार अपने हाथ खड़े कर ही दिए। ठीक है, किसने कहा था तुझे कि तू मेरी सोनपरी को छेड़? चल छेड़ा तो छेड़ा, आखिर तू मेरा भाई है। मैं इतना भी तुच्छ सोच वाला नहीं। पर तेरे उसे छेड़ने की वजह से पूरी गाड़ी के लड़के तेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये लोग मुझे भी अलग थलग कर दें। छेड़ा? सोनपरी? फैंगमिंग ने अपना माथा खुजलाया। तभी उसे सब याद आ गया कि उसे क्यों मारा गया था। उस लड़की का नाम बेसिता था। वैसे तो वो सिर्फ 15 साल की थी, पर उसका शरीर बहुत ही भरा हुआ और कामुक था। साथ में उसकी बड़ी और नशीली आंखें बहुत बड़ी वजह थी अय्याश लैलिन के लिए। असली लैलिन कोई सज्जन लड़का नहीं था। उसने पहली बार सेक्स 12 की उम्र में करा था और उसके बाद झांसा देकर या जबरदस्ती बहुत सी लड़कियों के साथ सेक्स करा और अब तक कम से कम 100 के साथ सो चुका होगा। वो अपने पिता की संपत्ति पर एक अभिशाप की तरह जाना जाता था। जैसे ही लैलिन ने सोचना बंद करा, उसने अपनी भौं चढ़ा ली घृणा से। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शरीर इतना कमजोर और नाजुक है। ये कोई इस चोट की वजह से नहीं है। पीछे का सोचकर ये तो साफ है कि लैलिन अपने क्षेत्र में मुसीबतें खड़ी करने में माहिर था। इसी वजह से वो बेसिता को देखकर अपने को काबू में नहीं कर पाया। पहली कुछ बार तो फिर भी आम बात थी, जब तक वो बस हल्की छेड़खान और इशारे करने तक सीमित था। पर अंत में वो जबरदस्ती करने पर उतर आया। जब फैंगमिंग ने ये स्मृति देखी, तो वो असली लैलिन को बेवकूफ कहे बिना नहीं रह पाया। वो बेसिता एक छोटे देश की राजकुमारी थी और लैलिन फिर भी उसका बलात्कार करना चाहता था। उसके सिर में दिमाग था या बस भूसा भरा था? उफ! इसके बाद जो हुआ वो कोई भी समझ सकता है। लैलिन को उस राजकुमारी के आशिकों ने बहुत बुरी तरह से सबक सिखाया और अंत में वो उस मार की वजह से मर गया। इस सब से अंत में फैंगमिंग को फायदा पहुंचा। वैसे ये बेसिता कोई सीधी सादी नहीं है। इतना चालाक और षड्यंत्रकारी दिमाग। फैंगमिंग ये सोचकर एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसने लगा। ठीक है, जो भी हो, मैंने तुम्हारे शरीर को अपनाया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। आखिर अब मैं लैलिन फैफनर हूं। लैलिन ने अपने मन में कसम खाई। फैंगमिंग को लैलिन की स्मृतियों में कहीं भी एशियंस के बारे में कुछ नहीं मिला। तो इस नए पश्चिम दुनिया में अपना पुराना नाम इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, फिर आज से फैंगमिंग का वजूद खत्म। अब मैं सिर्फ लैलिन फैफनर हूं, फैंगमिंग ने सोचा। लैलिन ने अपने आसपास देखा तो पाया कि कोई भी गाड़ी में नहीं बैठा। शायद इसीलिए जॉर्ज मुझे बुलाने आया था। फैंगमिंग ने कहा, चाहे कुछ भी हो, पर फिर भी जॉर्ज, मैं तुझे शुक्रिया कहना चाहता हूं। अच्छा जॉर्ज, तेरे पास कोई दवाई है? लैलिन खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। हालांकि अभी भी कई जगह दर्द हो रहा था, फिर भी
उससे उसे चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं थी और उसके सर के पीछे का घाव पहले से ही भरने लगा था। ही, मुझे पता था तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज हंसते हुए लेलिन की तरफ एक छोटी सी बोतल फेंकता है। ये मेरे परिवार की एक गोपनीय दवाई है। मैंने सुना है कि इसे सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय इस्तेमाल करते हैं और ये शारीरिक चोट के लिए बहुत बढ़िया है। जॉर्ज बोलते बोलते चुपचाप चारों तरफ देखता है। चलो, रात का खाना चालू होने वाला है। मैं वहां पहले जा रहा हूं। तू भी जल्दी से दवाई लगाकर आ जा। और हाँ, याद रखना कि कोई हमारी दोस्ती के बारे में ना जान पाए। बात खत्म करके जॉर्ज हवा के झोंके की तरह भाग जाता है। जॉर्ज को दूर आंखों से ओझल होते देखते हुए लेलिन अपने माथे को मसलने लगता है असली लेलिन ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? उसकी स्मृति तो ये बताती है कि इस दुनिया के लोग सेक्स के बारे में खुली सोच रखते हैं। इस वक्त वो इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जल्दी से कपड़े उतारकर लेलिन अपने शरीर की चोटों पर दवाई मलने लगता है। ये कमीना जॉर्ज दवाई लगाने में मेरी मदद नहीं कर सकता था। लेलिन अपने दांत किसकिसाते हुए दवाई लगाता है। दवाई बहुत असरदार थी। लगते ही एकदम ठंडक पड़ने लगी और दर्द होना बंद हो गया। लेलिन अपने शरीर के घाव से निपटने के बाद जल्दी से कपड़े पहनता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वूश! हल्की हल्की हवा लेलिन के चेहरे पर पड़ती है। आसमान में सूरज डूब रहा था, जिसकी वजह से पूरा आसमान सुनहरे लाल रंग का हो गया था। लेलिन की आंखों में पानी आ जाता है और वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो, जीवित होने का एहसास बहुत अच्छा है। बाहर अपने चारों तरफ देखने पर वो देखता है कि बहुत सारी बड़ी गाड़ियां पास पास गोले के आकार में खड़ी हैं और एक अस्थाई कैंप जैसी जगह बनाए हुए हैं। बीच में एक बड़ी आग जल रही है। काफी सारे जवान लोग आग के चारों तरफ जमीन पर बिछी कपड़े की चटाई पर बैठे या लेटे हुए हैं। वो आपस में हंस खेल रहे हैं और ब्रेड खा रहे हैं। लेलिन एक मेज की तरफ बढ़ता है जहां बहुत सारे ब्रेड और जूस रखे हैं। उसकी स्मृति के हिसाब से ये वही जगह है जहां खाना बंटता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कुछ लोग कतार में खड़े हैं। जैसे ही वो लोग लेलिन को देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं मानो उसका उपहास उड़ा रहे हों। वैसे तो लेलिन अपने आप को बहुत बेशर्म मानता था, पर फिर भी उसे ये सब झेलने में परेशानी हो रही थी। फिर भी वो वहां से गया नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खाना जरूरी है। जल्दी करो, एक बेसुरी आवाज आती है। मुझे माफ करना एंजेला जी। एक भूरे रंग का लड़का जल्दी से माफी मांगता है और अपने हिस्से का खाना लेकर भाग जाता है। बीप, खतरा, सावधान, खतरा, सावधान। होस्ट का शरीर खतरे के स्रोत से बहुत नजदीक है। सुझाव है कि 1000 मीटर की दूरी बनाएं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।